नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी, राज्यपाल से लेकर जितने भी आयोग हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी टॉपिक हम कर रहे हैं। और आज की क्लास मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आज की क्लास हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, 14 नंबर क्लास। जी हां, 14 नंबर क्लास, राजस्थान पॉलिटी की अंतिम क्लास। इससे पहले हमने नंबर 1 क्लास से लेकर अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। राज्यपाल टॉपिक एकदम कंप्लीट इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से हमने पढ़ा है। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं नोट्स, बड़े ही शानदार नोट्स है, इसी के माध्यम से हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने राज्यपाल के बाद मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, उसके बाद आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्थानीय स्वशासन, और उससे पहले तो हमने जिला प्रशासन और क्या देखा था, मुख्य सचिव पढ़ा था। और कल हमने स्टार्ट किया था कौन सा टॉपिक, कल हमने स्टार्ट किया था पंचायती राज। क्या स्टार्ट किया था? पंचायती राज टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसकी हमने कुछ चर्चा कर ली थी। कहां तक कर ली थी? आपको मैंने सारी समितियां बता दी थी, पंचायती राज से संबंधित समितियां सारी आपको बता दी थी कि केंद्र द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी पंचायती राज से संबंधित समितियां बनी हैं। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, सब कुछ आपको याद करवाया है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद कल वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 73 और 74वां संविधान संशोधन। कौन सा पढ़ने वाले हैं? 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए एकदम नया ही होगा। यानी आपने पीछे पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसने पहले पढ़ रखा है तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए यह क्लास सोने पर सुहागा, कहते हैं ना, 4 चांद लगाने वाली क्लास होगी। ये क्या होगी? 4 चांद क्लास वाली होगी। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते। देखिए, यहां से हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है, कौन किसकी सरकार में आया था, किसके द्वारा लाया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, किससे संबंधित है, ये कब लागू हुए थे, कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया, सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इनके समय पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रधानमंत्री प्यारे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? यहां पर प्रधानमंत्री थे। कब? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब आता है। और देखिए, राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इनके समय जब ये संविधान संशोधन आए थे, जब ये पारित किए गए थे, हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है कि 73 और 74वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। अब देखिए, अब हम करेंगे इनका तुलनात्मक अध्ययन। एक तरफ लिख लिया हमने 73वां संविधान संशोधन, और दूसरी तरफ लिख लिया हमने 74वां संविधान संशोधन। देखिए किससे संबंधित है, तो देखिए इसके तहत, किसके तहत है? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको दर्जा दिया गया? संवैधानिक। पंचायती राज को दिया गया था। किसको दिया गया दोस्तों? पंचायती राज को दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के
तहत दिया गया। उसके बाद यहां पर देखिए 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो नगर पालिकाओं को क्या दिया गया, नगर पालिका को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 61, 65, 73, 74, कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ जाएगा 74वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन, क्या पूछ ले कि पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। जैसे ये संविधान संशोधन आते हैं, ये लागू कब होते हैं? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू होते हैं? 24 अप्रैल 1993 को लागू होते हैं क्या, ये 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? 1 जून 1993 को। कब होता है? 1 जून 1993 को लागू होता है। देखिए 24 अप्रैल 1993 को क्या लागू हो गया? 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी पंचायत को क्या मिला था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसीलिए 24 अप्रैल को जब ये लागू होता है ना, 24 अप्रैल 1993, तो इसी तारीख यानी 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और प्रथम पंचायती राज दिवस कब बनाया गया? 2010 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 2010 में प्रथम पंचायती राज दिवस बनाया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अब तक हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा ना, फिर भी मैं आपको यहां पर अब रिवीजन करवा देता हूं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पढ़ते हो और उसके बाद बिना देखे रिवीजन करते हो ना, वही असली रिवीजन है। देखिए अब हमने क्या स्टार्ट किया है? आज हमने नंबर 1 पर हम बात करें 73वां और 74वां संविधान संशोधन आज हमने स्टार्ट किया। इस प्रकार बना लीजिए, एक तरफ 73वां, एक तरफ 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। प्रधानमंत्री पीएम कौन थे इन दोनों के समय? जब ये आए प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, क्या पीएम थे। और राष्ट्रपति कौन थे? यानी प्रेसिडेंट कौन थे? तो राष्ट्रपति की हम बात करें तो कौन थे? शंकर दयाल। कौन थे? शंकर दयाल यहां पर राष्ट्रपति थे। 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसके तहत किया गया पंचायती राज को, किसको? पंचायती राज को क्या दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को, किसको? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? 24 अप्रैल को लागू होता है। 24 अप्रैल कब? 1993 को लागू होता है। और 74वां संविधान संशोधन 1 जून, कब? 1 जून 1993 को लागू होता है। उसके बाद आपको मैंने एक और बात बताई कि 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू होता है। इसी कारण देखिए 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और प्रथम कब बनाया गया? प्रथम बार बनाया गया था 2010 में। कब बनाया गया? 2010 में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया था। अब देखिए आगे की हम बात करें। देखिए पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा। इधर क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। तो देखिए संवैधानिक दर्जा यानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और नगर पालिकाओं का क्या किया गया? संविधान में उल्लेख किया गया। तो कहां पर किया गया? तो देखिए कौन से अनुच्छेद में किया गया, कौन से भाग में किया गया, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
तो यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9, कौन सा भाग है? भाग 9, और 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 क जोड़ा गया। और अनुच्छेद देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए थे। यहां पर अनुच्छेद 73 में और 74 में आगे चले जाएंगे। किस प्रकार याद करेंगे? चलिए मैं आपको याद करवाता हूं। 243 हो गया, उसके बाद क्या आएगा? 243 ए आएगा, 243 ए। इसी प्रकार चलते चलते 243 क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो कितने हो गए? 15 तो ए से लेकर ओ तक हो गए, और एक 243वां यानी 16। यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल आए हैं। कितने आर्टिकल आए हैं दोस्तों? 16 आर्टिकल आए हैं। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची जोड़ी गई 11वीं। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक आ गए। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो 243 पी, 243 पी, फिर आएगा क्या? 243 क्यू, पी क्यू आर एस, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां तक तो आ गए। अब जेड के बाद आगे कैसे चलेगा दोस्तों? आगे चलेगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, यहां तक जी तक चलेगा। तो टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? गिन लीजिए एक बार। पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो हो गए 243 जेड तक। 11 तो कितने हो गए? 243 जेड तक हो गए। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, कितने हो गए दोस्तों? टोटल 15 हो गए। 11 और 7 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 11 और 7 कितने होते हैं? 18। तो टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 18 है। कौन से में? भाग 9 क में 74वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 29 विषयों को तो कानून बना सकती है कौन? पंचायती राज। और 18 विषयों पर कानून कौन बना सकती है? नगर पालिकाएं बना सकती है। यह भी इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इन सभी का एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं प्यारे दोस्तों, ताकि हमें यह याद हो जाए। देखिए, एक तरफ हमने लिख लिया 73वां संविधान संशोधन, दूसरी तरफ हमने लिख लिया 74वां संविधान संशोधन। लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम देखने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी गलती नहीं करनी, हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो नंबर 1 पर देखें, तो नंबर 1 पर 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? पंचायती राज को, किसको? पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों? नगर पालिकाओं को, किसको? नगर पालिकाओं को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से भाग में? इसमें भाग 9 जोड़ा गया, इधर भाग 9 क जोड़ा गया, इधर भाग 9 क जोड़ा गया। आर्टिकल की बात करें 243 से लेकर कहां तक है? 243 ओ तक की हम बात करते हैं। यह है 73वें संविधान संशोधन है, यानी पंचायती राज से संबंधित है। और नगर पालिकाओं से संबंधित कितने हो जाएंगे? 243 पी से लेकर 243 जेड जी से जेड जी तक, यानी यहां पर टोटल अनुच्छेदों की संख्या 18 है, यहां पर टोटल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। अनुसूची देखें तो यहां पर अनुसूची कौन सी आ जाएगी? अनुसूची 11वीं आ जाएगी। कौन सी? 11वीं अनुसूची। और इधर कौन सी अनुसूची आ जाएगी? 12वीं अनुसूची आ जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, 11वीं 12वीं अनुसूची के बाद यहां पर पंचायती राज की बात करें तो कानून कितने विषयों पर बना सकती है? 29 विषयों पर बना सकती है। और नगर पालिकाएं कानून 18 विषयों पर बना सकती है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। अब बात आती है कि यह 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 24 अप्रैल यानी चौथा महीना 1993 को, 1993 को होता है। और 74वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? 1 जून
1993 को लागू होता है, 1993 को। और 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। और प्रथम कब बनाया गया, 2010 में बनाया गया था। प्रथम कब बनाया गया, 2010 में बनाया गया। जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। इतना मैटर आपको याद हो चुका है ना दोस्तों। तो चलेंगे हम अब आगे की ओर, बढ़ेंगे हम धीरे धीरे आगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा, क्या सुना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, क्लास को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हो ना, मुझे अपने आप पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है और आप इसी प्रकार और वीडियो पाना चाहते हैं और क्लास पाना चाहते हैं। लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये क्लास किस प्रकार लगी। 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड सभी में ये टॉपिक आता है। पटवार हो चाहे ग्राम सेवक हो, सभी इस क्लास को लगा सकते हैं। तो देखिए, अब 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, लागू होता है। जबकि सबसे ज्यादा यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में कब लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो यह लागू हुआ था राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को। कब होता है, 23 अप्रैल 1994 को, यानी 1 साल बाद और 1 दिन पहले, यानी 1 साल और 1 दिन पहले। यहां पर 1 साल बाद में और 1 दिन पहले इस प्रकार है। 24 अप्रैल को होता तब तो 1 साल पूरा हो जाता, लेकिन 23 अप्रैल को क्या कर देता है, राजस्थान है पंचायती राज अधिनियम को लागू कर देता है 23 अप्रैल 1994 को। अब आगे चलिए, आगे क्या दे रखा है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम नया पंचायती राज अधिनियम या कानून कर्नाटक ने बनाया था। कब बनाया था, 10 मई 1993 को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम या कानून किसने बनाया, या ये बनाया था तो कर्नाटक ने बनाया था। किसने, कर्नाटक ने। और राजस्थान ने कब बनाया, 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव कराने वाला कौन बना था, तो यहां पर मध्य प्रदेश, मई जून 1994 में यहां पर चुनाव हुए थे। उसके बाद देखिए यहां पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 बनाया गया, जो 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। देखिए, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही मजेदार लाइन है। क्या है, लाइन बड़ी शानदार है कि पंचायती राज नियम कब लागू हुआ था। पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज नियम कब लागू होता है, तो ये होता है 30 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको याद रखनी है। अब हम याद करेंगे प्यारे दोस्तों एक एक करके अनुच्छेद, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, नंबर 1 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 243 ही पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 243, तो परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है कि ग्राम क्या होगी, ग्राम सभा क्या होगी, पंचायत क्या होगी, पंचायत क्षेत्र क्या होगा, जिला क्या होगा, इनको परिभाषित किया गया है। सबसे पहले परिभाषा ही दी जाती है। कोई भी हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक, सबसे पहले परिभाषा ही पढ़ते हैं। जैसे संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम पढ़ते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण की परिभाषा, या कोई और टॉपिक पढ़ते हैं, प्रावर्तन पढ़ते हैं तो प्रावर्तन किसे कहते हैं। यानी सबसे पहले परिभाषा ही तो पढ़ी जाती है ना दोस्तों। इस प्रकार आप इसे याद भी कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, परिभाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, परिभाषाओं का उल्लेख है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा क्या होती है, तो देखिए, ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है। ठीक है जी। ग्राम के, गांव के सभी पंजीकृत
मतदाताओं से मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। गांव के जितने भी पंजीकृत मतदाता है ना, उनसे मिलकर क्या बनेगी? ग्राम सभा बनती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखते जाइए। आगे मैं कुछ ट्रिकें भी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप इन अनुच्छेद को याद कर सको। तो देखिए यहां पर 243A कौन सा आर्टिकल आता है? 243A आर्टिकल आता है। क्या है इसमें? ग्राम सभा, यानी जो हम परिभाषा पढ़ कर आए हैं ना ग्राम सभा की, जहां पर क्या होते हैं? सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, वो 243A में है। 243A में। तो सबसे पहले तो परिभाषा आ गई, परिभाषा दी कि ये कहते हैं। अब कार्य क्या होगा? कार्य क्या करेंगे? शक्तियां क्या होगी? यानी वहां पर जो पंजीकृत मतदाता आ गए, उनके कार्य शक्ति क्या होगी? ये यहां पर लिख रखा है 243A में। तो ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों का निर्धारण है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधान मंडल क्या करेगा? ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों का निर्धारण करता है। क्या करता है? शक्तियों का निर्धारण करता है। और आपको मैंने बताया था कि भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? द्विसदनात्मक मंडल है। बाकी सभी राज्यों में क्या है? एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक है। राजस्थान में क्या है? केवल एक ही सदन है। कौन सा सदन है वो? विधानसभा। यानी यहां पर राजस्थान में जो ग्राम सभा होगी, उनके कार्य व शक्तियों का निर्धारण कौन करती है? वर्तमान में विधानसभा करती है। कौन करती है दोस्तों? विधानसभा करती है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो एग्जाम में न पूछी गई हो और न पूछी जाए। जिसने ये नोट्स पढ़ लिए ना अच्छे तरीके से, उसकी लाइफ है प्यार साथियों, कहते हैं ना वो लाइफ झिंगा लाला, कहते हैं ना, बस वही हो जाएगी लाइफ। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, वही बात है। तो देखिए ग्राम सभा वाली बात आ गई। तो ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा भी माना जाता है। पंचायती राज का क्या माना जाता है? ग्राम सभा को बुनियादी ढांचा माना जाता है। व्यक्ति ग्राम सभा का आजीवन सदस्य रहता है। आजीवन बोले तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, आजीवन तक क्या रहता है? सदस्य रहता है। राज्यसभा की तरह ग्राम सभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। किसको? ग्राम सभा को भंग नहीं किया जा सकता। और देखिए बैठक, ग्राम सभा होती है, उसकी बैठक कौन बुलाएगा? सभी गांव से अधिकतर बच्चे, सभी को पता है सरपंच बुलाता है। वर्ष में 4 बैठक होती है। एक साल में कितनी बैठक होती है दोस्तों? एक साल में 4 बैठक होती है। कब कब होती है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को और 2 अक्टूबर को। इन 4 तारीखों को क्या होती है? 4 बैठक होती है। जरूरी नहीं कि 4 ही बैठक हो, जरूरी नहीं कि 4 बैठक हो, लेकिन 4 बैठक होती है। अगर हो ना तो 4 बैठक होगी। लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो 2 बैठक होना अनिवार्य है। 2 से कम नहीं होगी। होगी इन तारीखों को ना तो 2 बैठक से कम नहीं होगी। 1 नहीं होगी, 2 जरूर होगी। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब आपसे पूछ ले कि ग्राम सभा में कितनी बैठकें हो सकती है? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 सभी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। 1 नहीं हो सकती। वर्ष में कितनी बैठकें हो सकती है? 2, 3, 4। तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कम से कम 2 बैठक है, 1 नहीं होगी। केवल 1 नहीं होगी बैठक है। 2 या 3 या फिर 4 बैठकें होनी जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच साहब जी करते हैं। और अगर सरपंच साहब जी कहीं बाहर गए हैं, विदेश घूमने गए हैं, मान लीजिए विदेश मतलब खेतों में घूमने गए हैं कि कोई काम आ गया होगा, तो अनुच्छेद क्या करेंगे? अनुपस्थित है तो उप सरपंच क्या करता है? वहां की अध्यक्षता करता है। यदि दोनों ही
सरपंच और उप सरपंच दोनों बतला ले कि हम तो कहां पर घूमने जाएंगे, शिमला घूमने जाएंगे, हम गोवा घूमने जाएंगे, चलिए चलते हैं। सरपंच साहब जी और उप सरपंच जी कहते हैं कि चलिए मैं भी आपके साथ चल लेता हूं। तो वहां उस समय बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर दोनों अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा में से कोई एक व्यक्ति, ग्राम सभा में से कोई एक व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। अब ग्राम सभा की बैठक कब होगी, कहां पर, यानी खट्टे होगी, आप कहें दे खट्टा होगी रे, यानी कहां पर होगी, कितने बजे होगी, के टाइम होएगी, कितने बजे होगी, इसका निर्धारण सरपंच साहब जी करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? सरपंच साहब जी। टाइम सेम जगह सेम टाइम कहते हैं ना, वो कहां पर होगा ये बताने का कार्य सरपंच करता है। अगर सरपंच ही को नहीं तो उप सरपंच कर देगा। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो अब ध्यान देने वाली बात है प्यारे साथियों, तो कौन करेगा इसका निदान? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी करता है। आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो ना, फिर आप उस बैठक का निर्धारण करोगे कि कब होगी, कहां पर होगी, कैसे होगी, आप निर्धारण करोगे दोस्तों। अगर सरपंच और उप सरपंच गोवा मनाली कहीं घूमने गए हैं, कोई इसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाएंगे, तब प्यार दोस्तों। तो याद हुआ ना, देखिए बैठक कब, कहां और कितने बजे होगी, इसका निदान तो दोनों उपस्थित है तो कौन करता है? वीडियो साहब जी करते हैं। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है ग्राम सभा का, अगर ये दोनों अनुपस्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, ग्राम सभा की बैठकों का ब्यूरो वीडियो द्वारा तथा उस पर सरपंच हस्ताक्षर करता है। बैठक के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे हम चल देते हैं। और आगे बड़ी शानदार लाइन है कि बैठक बुलाने से 7 दिन पहले सूचना दी जाती है तथा आकस्मिक बैठक से 3 दिन पूर्व, यानी बैठक बुलानी है, कहें आज किसी पर चर्चा होगी, बैठक होगी, तो 7 दिन पहले बताना होगा। और जैसे आकस्मिक बैठक है, कोई ऐसी घटना आ जाए जिस पर बैठक होना अनिवार्य है, तो 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि आज से 3 दिन बाद हमारी ये बैठक होगी। अगर ऐसी कोई बैठक है तो कह देंगे आज से 7 दिन बाद हमारी ये बैठक होगी, अगले सोमवार को होगी, बुधवार को होगी, इस प्रकार कह दिया जाएगा। और गणपूर्ति कोरम देखिए 1/10, बैठक में कितने? 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर 10 सदस्य हैं तो 1 सदस्य जरूर आना चाहिए। अगर 20 सदस्य हैं तो 2 सदस्य जरूर आने चाहिए, यानी गणपूर्ति 1/10 होगी। यदि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं होता, यानी उतने व्यक्ति नहीं आ पाते हैं जितने बैठक में होने चाहिए, यानी 1/10 नहीं आ पाते हैं, तो बैठक को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। 30 दिन के लिए क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। और ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम 2011 के तहत किया गया था। देखिए एक एक करके क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक एक यानी संयुक्त, एक एक करके संयुक्त, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान 2011 पंचायती राज अधिनियम 2011 के तहत किया गया था। अब देखिए ये तो 2 ऐसे अनुच्छेद है दोस्तों जो आपको याद करने। अब मैं आपको याद करवा दूंगा कैसे? ट्रिकों के साथ। ट्रिकों के साथ आपको मैं याद करवाने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या है ट्रिकों के साथ? पंचायती राज का गठन है। सबसे पहले हमने 243 पढ़ा, उसके बाद 243A हमने पढ़ा है, फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं 243B। क्या पढ़ने जा रहे हैं? B पढ़ने जा रहे हैं। B देखिए गठन किया जा रहा है। B यानी गठन, गठन करना यानी एकजुट, गठन कर दिया। मान लीजिए इसका गठन कर दिया, कोई बंडल है, बंडल बना दिया, किसी का क्या कर दिया? बंडल बना दिया। पंचायती राज का एक बंडल बना दिया कि इसमें ये हो गए, यानी बंडल। बी से बंडल बना दिया, बी से गठन कर दिया, बी से बंडल बना दिया, यानी गठन कर दिया। कब किया गया? 23 अप्रैल 1994 को किया गया। अब देखिए सी से क्या बनेगा? सी से संरचना, सी से संरचना बनेगी। सी से क्या बनेगी? संरचना। सी संरचना, पंचायती राज की संरचना किस प्रकार की होगी? त्रिस्तरीय होगी। एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत।
और हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JVK राव समिति और लक्ष्मीमल समिति। और कौन सी समिति पढ़ी थी प्यारे साथियों? हमने 5 समितियां पढ़ी थी। कितनी? 5 समितियां पढ़ी थी। चलिए उन समितियों का एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। क्यों करवा देता हूं? ताकि आपको पता चल जाए कि ये त्रिस्तरीय क्या है, द्विस्तरीय क्या है। ये जो आ रहे हैं ना, उनका आपका रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। तो देखिए नंबर 1 की बात करें, कल हमने पढ़ी नंबर 1 पर बलवंत राय मेहता समिति। क्या पढ़ी? बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी थी, जिसका गठन 1957 में होता है। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। बलवंत राय मेहता समिति क्या कहता है? कहती है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश भी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कही गई थी। अतः पंचायती राज का शिल्पी और वास्तुकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं ना दोस्तों। उसके बाद हमने अशोक मेहता समिति पढ़ी 1977 में। अशोक मेहता, अशोक जी साथ साथ थे ना, तो 1977। और इन्होंने क्या कहा था कि द्विस्तरीय होनी चाहिए। संरचना किस प्रकार होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए। किसने कही थी ये बात? द्विस्तरीय वाली ये बात कही थी किसने? अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने कही। और ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई इस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए नंबर 3 समिति हमने पढ़ी, कौन सी? JVK, जी यानी जिला, यानी इसके तहत क्या किया गया? जिला विकास आयुक्त का पद सृजन किया गया। जिला विकास आयुक्त, जिला विकास आयुक्त का पद सृजन किया गया। और कार्यकाल कितना किया जाए? 8 वर्ष किया जाए। ये बात भी इसने कही थी। और 4 स्तरीय होना चाहिए। जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ढांचा है। और कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन 1985 में हुआ था। और इसे एक नाम और से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? कार्ड समिति। क्या नाम है दोस्तों? कार्ड समिति के नाम से इसे जाना जाता है। 4 नंबर समिति कौन सी पढ़ी? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति पढ़ी थी। लक्ष्मी 6 आ रहे हैं ना, तो 1986 हो जाएगा। इस समय प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी थे। JVK के समय भी राजीव गांधी। और एक और आती है हमारी PK थुगन समिति, और ये भी आती है कब? 1988 में। और इसके समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। पता चल गया ना, त्रिस्तरीय द्विस्तरीय किसने सिफारिश की और 4 स्तरीय की सिफारिश किसने की। तो देख लीजिए पंचायती राज की संरचना, सी से संरचना किस प्रकार की? त्रिस्तरीय होगी। एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत। उसके बाद देख लीजिए क्या लिख रखा है? 243 डी यानी डेंजर। क्या है डेंजर? आरक्षण। बस याद करना है डेंजर क्या है? आरक्षण। डेंजर क्या है? आरक्षण। इस प्रकार याद करना है बस हमें। केवल SC ST महिलाओं को क्या दिया जा रहा है? आरक्षण दिया जा रहा है। इनका प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत? 243 डी के तहत किया गया। और ये जरूरी भी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि SC ST कैटेगरी इनका उत्थान किया जाए, महिलाओं का किया जाए। जिस प्रकार आरक्षण है, कह रहे हैं कुछ तो देखिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। जो क्या कह रहे हैं विद्यार्थी? कह रहे हैं गलत है, यानी डेंजर है, कह रहे हैं ना। बस हमें याद करना है प्यारे साथियों, चाहे ये अच्छा हो चाहे न हो, हमें डी से डेंजर याद करना है। आरक्षण क्या याद करना है? आरक्षण। SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। महिलाओं को 2009 में 50% आरक्षण दिया गया। पहले कितना था? 33। कहां पर दिया गया? मध्य प्रदेश में। और OBC को पंचायती राज संस्था में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह विधानमंडल तय करता है। कौन तय करता है? विधानमंडल तय करता है। उसके बाद देखिए 243 ई कितने? ABCD कितने पे आता है? 5 पे आता है, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या होता है? कार्यकाल होता है। सभी हम जगह पढ़ते हैं ना कार्यकाल, 5 वर्ष पढ़ते हैं ना। तो E 5 पे आता है। और 5 में क्या? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। तो 5 वर्ष से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं को भंग भी किया जा सकता है, और भंग करने के 6 माह में चुनाव कराने भी आवश्यक है। मान लीजिए कहीं पर पंचायती राज है, संस्था है, वहां पर
3 साल हुए थे और क्या हो गई, भंग हो गई। क्या हो गई, पंचायतें भंग हो गई। तो 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा, अब वापिस से चुनाव होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा, वापिस से चुनाव होगा। उसके बाद 243 अब से क्या बने, फेलियर, अब से फेलियर, अयोग्यताएं, निरर्हताएं। देखिए किस प्रकार, न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष, अब और अन्य योग्यताओं का निदान राज्य विधानमंडल तय करता है विधि बनाकर। यानी अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तो पंचायती राज के चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायतों में चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप 21 साल के हो चुके हैं। तो अयोग्यताएं देखिए, फेलियर यानी अयोग्यताएं, फेलियर है, कोई योग्यता को नहीं, फेल है छोरो, जाओ धक्को देर बाहर काट, फेल। ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आप शिक्षक लग गए और ऐसा कर दिया तो आपकी सरकारी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि आरटी एक्ट क्या कहता है, आरटी एक्ट क्या, और जो नई शिक्षा नीति आई है वो क्या कहती है, ऐसा बालक के साथ नहीं करना। क्या नहीं करना, धक्को देर बार काट, थाने धक्को देर बार काट देसी प्यार दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना। अयोग्यताएं देखिए, अगर किसी की 27 नवंबर 1995 के बाद 2 संतान है या 2 संतान है तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा है 2 से, यानी किसी की 3 हो गई, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, ऐसे करते करते किसी की अगर 12 संतान है, यानी अगर 2 से भी ज्यादा संतान है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और देखिए क्या बात कही गई है यहां पर, और देखिए पंचायती राज संस्था में कोई व्यक्ति एक साथ 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी वार्ड नंबर 8 से भी लड़ लिया, वार्ड नंबर 9 से भी लड़ लिया, यानी इससे इस प्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है, उस क्षेत्र का क्या होना आवश्यक है, मतदाता होना आवश्यक है। और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ वह संसद और विधान मंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो विधायक है, ऐसे नहीं कि वो विधायक है, क्या है, विधायक है या फिर सांसद है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद देखिए क्या है, जी से गण, गण यानी गण किसी के पास होगी तो यानी शक्तिशाली है, जिसके पास जी से गण होगी वो शक्तिशाली है, यानी पंचायती राज के कार्य और शक्तियों व प्राधिकार का उल्लेख 243 जी में किया गया है। और 21 विषयों पर क्या बना सकती है पंचायती राज, कानून बना सकती है, अनुसूची 11 से संबंधित है। और देखिए अनुसूचित 11 का संबंध अनुच्छेद 243 जे से है, किसे, जी से है, किसे, जी से। उसके बाद पंचायती राज को 29 विषयों में से कितने विषय हस्तांतरित किए जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। और वर्तमान में 29 में से 21 विषयों पर क्या है, कानून बना रही है। और प्रारंभ में कितने विषयों पर, 16 विषय सौंपे गए थे, कब, 23 अप्रैल 1994 को। शुरू में 16 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय है, 21 विषय, और बना कितने पर सकती है, 29 विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखिए 16 है ये और अब है 21, यानी 5 विषय और जोड़े गए हैं ना। ये 5 विषय कब जोड़े गए, 2 10 10 10 2 10 2, ये लीजिए क्या कह रहा है, 10 10 है ना, 2 है, कितना है 2, ये लो, तब सौंपे गए थे। कब सौंपे गए, 10 10 2, यानी 2 अक्टूबर 2010 को 2 10 10 2 10 10 कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं 2 कितने 10 10 है, 2 10 10 है, तो 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन से, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, महिला व बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, और क्या जोड़ा गया, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जोड़ा गया। उसके बाद अच से देखिए, अच से क्या बनेगा, यहां पर शक्ति है, अच से क्या है, शक्ति दे रखी है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, कर, क्या है, कर लगाने की शक्ति। अच से आप कर से याद रख सकते हो, किस प्रकार, मैंने याद कर रखा है प्यारे दोस्तों, और किस प्रकार मैं आपको बताऊं। अच से कर लगाने की शक्ति, कर लगा रहे हैं, अच से कर लगा रहे हैं, हंटर, ठीक है जी, इस प्रकार याद कर लेते हैं। अच से क्या है, हंटर, इस प्रकार याद करेंगे, हंटर क्या है,
अच से हंटर, हंटर से क्या किया जाता था, कर ही लगाया जाता, सभी को हंटर मारे जाते थे, किसानों को हंटर मारे जाते थे और कर लगाए जाते थे ना, किसी प्रकार का कर लगा दिया, कभी किसी प्रकार का लगा दिया, यानी हंटर यानी कर लगाने की शक्ति किसको, पंचायती राज संस्थाओं को। और राज्य विधानमंडल कानून बनाकर क्या करेगी, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दे सकती है। पथ कर हो गया, बाजार कर हो गया, मेला कर हो गया, भूमि कर, सिंचाई कर, इस प्रकार के कर। और ग्राम पंचायत निधि से पैसे निकालने के लिए सरपंच व वीडियो के हस्ताक्षर होने चाहिए, ग्राम सेवक के भी हस्ताक्षर होने चाहिए अगर आप ग्राम पंचायत निधि से पैसे निकलवा रहे हो तो। और जिला परिषद निधि से अगर पैसे निकालने हैं तो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर देखिए 243 आई से इनकम, आई से क्या बनेगा, इनकम बनेगा। इनकम यानी आय का स्रोत, यानी वित्त माने रुपए ही होते हैं, यानी वित्त आयोग का उल्लेख है। आई यानी इनकम में, आई यानी इनकम है। 243 आई में किसका उल्लेख है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का उल्लेख कर रखा है। फिर देखिए 243 जे में किसका उल्लेख है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लेखाओं का सामाजिक अंग से, जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट आपने एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप जानते ही हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट का क्या कार्य होता है, लेखा जोखा रखना, यही होता है ना। जैसे जूनियर अकाउंटेंट यानी लेखाओं का सामाजिक अंगीक्षण करना, किसका, पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं का। किसमें, आर्टिकल 243 जे में। के में क्या है, के चुनाव होगा, के आप कह दिया नहीं, चुनाव कब होगा, चुनाव होगा के कब होगा, चुनाव होगा के होगा, चुनाव होगा, के होगा, चुनाव होगा, कब होगा देख लियो, आना टाइम होगा, यानी के होगा चुनाव आयोग का उल्लेख है 243 के में दे रखा है। बस इस प्रकार अगर आप याद करते हो ना तभी तो याद हो जाएंगे। अगर और कोई ऐसी ट्रिक बनाते हो ना, जैसे जे के अम पी अल पे, इस प्रकार बना लिया आपने ट्रिक, देखिए इस प्रकार बनाइए दोस्तों, देखिए आपने ट्रिक बना ली इस प्रकार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार आई तक बना रहे। आई में क्या है, वित्त, तो यहां पर वित्त लिख लिया, एच कर है, यहां पर कर लिख लिया, जी सेवन यानी कार्य और शक्ति, अब फेलियर यानी अयोग्यता, ई यानी 5 पे कार्यकाल आता है, डी से डेंजर आरक्षण था, सी से संरचना थी, बी से गठन किया था। ये लीजिए इस प्रकार याद हो जाएंगे आपको। अगर इस प्रकार बना लेते हो आप, गठन है, गठन संरचना आ गई, स का कार्यकाल आ गया, और इसमें स का आ गया, गठन आ गया, संरचना आ गई, आरक्षण, एक आरक्षण रह गया, स आका गठन, स आका और क्या रह गया, गठन स आका, अयोग्यता और आगे शक्ति, अस और कवि। इस प्रकार ट्रिक बना लेते हो ना तो ये समझ में ही नहीं आएगी। देखिए गठन स आका अस कवि बनाते हैं बहुत अभ्यर्थी, गठन यानी बी में, से संरचना, आ से आरक्षण, का से कार्यकाल, ए से अयोग्यता, से क्या हो जाएगा यहाँ पर शक्तियां हो जाएगी, कैसे कर हो जाएगा, वी से वित्त हो जाएगा। इस प्रकार याद नहीं रहते, लेकिन जो मैं इस प्रकार बता रहा हूं ना, के होगा चुनाव होगा, बस कभी कोई कह नहीं के होगा चुनाव, यानी 243 के में चुनाव है। आई यानी इनकम यानी वित्त आयोग है, क्या है, वित्त आयोग है। अच यानी हंटर से क्या किया जाता, कर लगाया जाता था, यानी कर लगाने की शक्ति है। जी यानी जिसके पास, जी से गण होगी उसी के पास शक्ति होगी, फिर देखिए ई में कितने, 5, ई कितने पे आता है, 5 क्या होता है, वर्ष कार्यकाल होता है। डी से डेंजर क्या था, आरक्षण था। सी से हमने संरचना, सी से संरचना। इस प्रकार याद कीजिए। अल से देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे पंचायती राज के प्रावधान, और 243 अम में क्या है, जहां पर लागू नहीं होंगे, यानी अम यानी मेरा, यानी मेरे क्षेत्र में लागू मैं नहीं होने दूंगा, मेरे क्षेत्र में लागू नहीं होने दूंगा। अम मेरा यानी क्षेत्र में लागू नहीं होने दूंगा, मेरे क्षेत्र में लागू नहीं होने दूंगा मतलब है मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में ये लागू नहीं होंगे। उसके बाद अन से न्यू यानी पूर्व प्रावधानों को बना रहेगा जब तक नए प्रावधान लागू नहीं होते।
जब तक नए प्रावधान लागू नहीं होते तब तक ये प्रावधान बने रहेंगे। और 243 ओ में क्या है, पंचायती राज के परिसीमन मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ओ इतनी बड़ी खबर, ओ न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। खुद एक बार सोच के देखिए, इस प्रकार याद कीजिए, ओ न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी क्या? ओ किस में? पंचायती राज में। अन नया, अम मेरे क्षेत्र में लागू नहीं, अल यानी केंद्र शासित प्रदेश में लागू। और देखिए अल, यहां से शुरू से एक बार रिवीजन कर लें क्या? देखिए पैसा एक्ट है, उसके बाद यहां पर आगे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम रिवीजन करते हैं। देखिए कहां से चलेंगे? 243 से चलेंगे। 243 में क्या है? परिभाषाओं का उल्लेख है। 243 ए में क्या है दोस्तों? 243 ए में आपको मैंने बताया बड़े ही शानदार तरीके से, और क्या बताया था याद रखना है आपको, कार्य और शक्ति किसकी? ग्राम सभा की। देखिए ये तो आ गई ग्राम सभा से संबंधित, ग्राम सभा से संबंधित। फिर आता है 243 बी, किसका गठन? पंचायती राज का। 243 सी, सी से क्या है? संरचना। सी से क्या है? संरचना है। सी से क्या है? संरचना। फिर 243 डी, केवल मैं ये लिखूंगा, 243 नहीं लिखूंगा। डी से डेंजर, डेंजर क्या था? आरक्षण था। डेंजर क्या था? आरक्षण था, ताकि हमें याद हो जाए। डी से डेंजर आरक्षण था। ई, ए बी सी डी ई, ई यानी 5 पे आता है। 5 क्या होता है? कार्यकाल होता है। 5 वर्ष क्या होता है? कार्यकाल होता है। अफ यानी फेलियर यानी योग्यताएं और अयोग्यताएं आ जाएगी। फेलियर यानी योग्यता और अयोग्यता आ जाएगी। ई एफ जी, जी यानी जिसके पास गन होगी उसी के पास तो शक्ति होगी, यानी कार्य है शक्ति किसके? पंचायती राज। ई एफ जी एच, एच यानी हंटर से क्या लगा दिया? कर लगा दिया। आई से क्या किया? ई एफ जी एच आई, आई से यानी कर लगा दिया, यानी इनकम। आई यानी इनकम यानी वित्त, इनकम यानी वित्त। ई एफ जी एच आई जे, लेखा जोखा, जूनियर अकाउंटेंट याद करवाया था, लेखाओं का यहां पर किया जाएगा कार्य। ई एफ जी एच आई जे के, अल अम अन ओ, ये लीजिए। के से के, चुनाव होगा के, हाँ जी चुनाव होगा, के होगा चुनाव होगा, यानी चुनाव आयोग। अल यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। अम यानी मेरे क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, यानी यहां पर कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? मिजोरम, त्रिपुरा का पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग के क्षेत्र आ जाएंगे मेरे क्षेत्र में। अन यानी न्यू, जब तक नए प्रावधान लागू नहीं होते ये बने रहेंगे, और जब नए लागू हो जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ओ न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं करेगी क्या? ये लीजिए 16 के 16 अनुच्छेद याद हो गए होंगे दोस्तों, एक बार फिर से देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा पैसा एक्ट। पैसा, ये पैसे नहीं है, ये पैसा एक्ट है। क्या है? पैसा एक्ट है, न कि पैसा पैसा। पैसा पैसा क्या करता है दोस्त? ये पैसा एक्ट है। किस प्रकार का एक्ट है? पैसा एक्ट है, जो कब आया? देखिए 1946 में। और देखिए इंडिया में पंचायती राज लागू 24 अप्रैल 1993 को होता है, राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को होता है। ये तो बात आपने पढ़ ली है। उसके बाद देखिए जो पैसा एक्ट आता है, ये क्यों आया था, इसका कार्य क्या है, क्यों आया था, क्यों लाया गया था? तो इसका मकसद था प्यारे दोस्तों कि अनुसूचित जो क्षेत्र है ना, वहां पर पंचायती राज का विस्तार करना। क्या करना? अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार करना, यही इसका उद्देश्य था। कौन सी समिति की सिफारिश पर आया ये आया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। और ये पैसा एक्ट लागू कब होता है? 24 दिसंबर 1996 को लागू होता है दोस्तों। कब होता है? 24 दिसंबर 1996 को लागू होता है। क्या होता है? पैसा एक्ट। और पैसा एक्ट में कितने राज्य शामिल हैं? 10 राज्यों को शामिल किया गया। 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल किया गया। किसको? गुमराही आते जाओ छत पे। किसको शामिल किया गया? गुमराही आते जाओ छत पे। गुमराही आते जाओ छत पे, यही तो हमारे का क्या है? पैसा एक्ट है। गुमराही आते जाओ छत पे। तो देखिए गुम गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, रा से राजस्थान, ही से हिमाचल प्रदेश, और आते आते आ यानी आंध्र प्रदेश, ते यानी तेलंगाना, जाओ झारखंड, ओडिशा, छत यानी छत्तीसगढ़ पे। हम रह गया गुम यानी मैं से मध्य प्रदेश, और बना लीजिए, ये लीजिए गुमराही आते जाओ छत पे। ये मैं क्यों बता रहा हूं ट्रिक? एग्जाम में पूछी गई है कि निम्न में से कौन से राज्य में पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ था?
ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए यहां पर मैंने करवाया है। और पैसा एक्ट के लिए नोडल एजेंसी कौन है? पंचायती राज विभाग है। और पैसा एक्ट इसका उद्देश्य क्या था? जनजाति समुदाय में रीति रिवाजों व परंपराओं का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। और देखिए राजस्थान में कब लागू होता है? तो राजस्थान में पैसा एक्ट लागू होता है 2 नवंबर 2011 को, यानी 2/11/11 आज तो ऐसे ही ऐसे आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था 2-10-10, क्या पढ़ा था वहां पर? 5 विषय जोड़े गए थे। कौन कौन से? कृषि, शिक्षा, महिला से संबंधित जोड़े गए थे 5 विषय। यानी प्रारंभ में पंचायती राज जब लागू हुआ था राजस्थान में, कब? 23 अप्रैल 1994 को जब लागू हुआ, तब 16 ही विषय थे। लेकिन 2-10-10 को कितने विषय और जोड़ दिए गए? 5। तो वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बना सकता है राजस्थान में पंचायती राज? 21 विषयों पर। और टोटल कितने? 29 विषय हैं जिन पर कानून बनाया जा सकता है। और कितने जिले? 8 जिलों में उड, सिम्बा, ऊपर यानी उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, और यहां पर बांसवाड़ा, ऊपर यानी देख लीजिए, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा आ गया, ऊपर प्रतापगढ़ आ गया, ऊपर पारा आगे लिखा नहीं क्या? ऊपर पारा, तभी मैं सोचूं ट्रिक अधूरी है। ऊपर पारा यानी पाली और राजसमंद। उड, सिम्बा, ऊपर पारा है, नीचे रहे। उड, सिम्बा, ऊपर पारा है, ऊपर क्या है? पारा है। उड, सिम्बा, ऊपर पारा है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बस याद हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के। यहाँ पर राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रशासनिक प्रमुख कौन है? आयु कितनी होनी चाहिए? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? क्या अध्यक्ष होंगे? उपाध्यक्ष कौन होंगे? सब कुछ बातें यहाँ पर आती है। तो देखिए पंचायती राज की बात करें, त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना त्रिस्तरीय। तो देखिए इनमें से निम्न स्तर होती है ग्राम पंचायत। सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। मध्य या खंड स्तर की बात करें तो पंचायती राज। शीर्ष या जिला स्तर की बात करें तो जिला परिषद होती है। राजस्थान में संख्या की बात करें, ग्राम पंचायत 11,341 है, पंचायत समिति 352 है, और जिला परिषद 33 है। जिला परिषद कितनी है? 33 है, जिसमें ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख सरपंच होता है, पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है। और कहते हैं ना, यो बीकानेर है प्रधान, यो हनुमानगढ़ है प्रधान, ये इस प्रकार कहते हैं ना, वो यही है प्यारे साथियों, प्रधान जिसकी बात होती है। और जिला प्रमुख है, किसका राजनीतिक प्रमुख होता है? जिला परिषद का होता है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी तो होता है ग्राम पंचायत का, खंड विकास अधिकारी होता है पंचायत समिति का, और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिला परिषद का। अब क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे आपके कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आपको सही करके आने होंगे। और देखिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष और 21 वर्ष, यानी ये तो सभी में कॉमन है, 21 वर्ष। चुनाव, पंच का चुनाव लड़ सकते हैं, उप सरपंच और सरपंच, ये 3 पद होंगे, यानी इनके चुनाव होंगे। यहां पर पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान और प्रधान। यहां पर जिला पंचायत समिति के सदस्य हैं, उप जिला प्रमुख आ जाएंगे और जिला प्रमुख हो जाएंगे, यानी यहां पर चुनाव इस प्रकार होंगे। और देखिए पंचायती राज के निम्न स्तर यानी ग्राम पंचायत का सरपंच राजनीतिक प्रमुख प्रत्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? प्रत्यक्ष चुना जाता है। बाकी सभी के यहां पर देखिए क्या चुना गया? राजनीतिक प्रमुख प्रत्यक्ष चुना जाता है। ये बात तो हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, यहां पर लिखने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अब आगे देखिए चुनाव किस प्रकार होंगे। वार्ड पंच प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष मतलब पता है ना आपको, जहां जनता वोट देती है, लोग वोट देते हैं। पंचों को आप वोट देते हो ना, जिताते हो ना पंचों को, तो वार्ड पंच क्या हो गए? प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। क्या उप सरपंच को आप वोट देते हो? क्या नहीं देते। उप सरपंच को कौन चुनता है? सरपंच और सरपंच और वार्ड पंच मिलकर कहते हैं कि ये उप सरपंच होगा, यानी इसका चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। और सरपंच का चुनाव भी किस प्रकार है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है।
अब देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे और यहां पर दोनों क्या होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे। यहां दोनों क्या होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, यहां पर प्रत्यक्ष। यानी ये लाइन ऐसे ही नहीं है दोस्तों, इसी कारण लिखी गई है कि पंचायती राज में है ना, जो निम्न स्तर यानी ग्राम पंचायत है ना, उसका जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बाकी जो मध्य स्तर है, उच्च स्तर है ना, उसका जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसीलिए ये लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। मैंने सोचा ऐसे ही दे दी, आगे ये बात आएगी तो सही, इसीलिए आई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और देखिए शपथ कौन दिलाता है इनको, शपथ दिलाता है यहां पर जिला पीठासीन अधिकारी। यहां पर बीडीओ दिलाएगा, यहां पर जिला कलेक्टर दिलाएगा, क्या, शपथ दिलाने का कार्य करेगा। कार्यकाल सभी का 5-5 वर्ष होगा, कार्यकाल सभी का 5-5 वर्ष होगा। त्याग पत्र किसको देंगे, वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच बीडीओ को देंगे यानी अगले को देंगे। और ये किसको देंगे, ये प्रधान को देंगे और प्रधान अगले को यानी जिला प्रमुख को दे देगा। ये जिला प्रमुख को देंगे तो जिला से ऊपर संभाग होता है तो ये संभागीय आयुक्त को दे देंगे, यानी अपने से ऊपर जो पद होगा ना उसको देंगे। वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच तो बीडीओ को दे देंगे। वीडियो नहीं कह रहा मैं, यहां पर वीडियो नहीं बीडीओ कह रहा हूं, यानी खंड विकास अधिकारी की बात कर रहा हूं। ये तो खंड विकास अधिकारी को देंगे, या पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान प्रधान को देंगे। प्रधान जिला प्रमुख को त्याग पत्र देगा और यहां पर जिला परिषद सदस्य और उप जिला प्रमुख किसको देंगे, जिला प्रमुख को देंगे। और जिला प्रमुख किसको देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। हटाया किस प्रकार जाएगा दोस्तों, हटाया जाएगा 2 वर्ष से पहले हटाया नहीं जा सकता। यानी आपके यहां पर सरपंच के चुनाव हो गए, पंचायत समिति के चुनाव हो गए तो 2 साल तक तो नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि आपने चुना है तो अच्छे तरीके से ही चुना होगा। अगर वो 2 साल में कार्य अच्छा नहीं करता तो हटाने के लिए क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और जिस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/3। मान लीजिए आप में क्या है, 9 सदस्य टोटल कितने, 9 सदस्य हैं और हटाना है तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि हम इनको हटाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 3 सदस्यों के होने चाहिए। और यदि प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो पद से हटाया जा सकता है। 9 सदस्य थे, इसका 3/4 कर लीजिए, 3/4 कर लीजिए। जितने सदस्य आए उतने सदस्य अगर पारित कर देते हैं तो इन्हें हटा दिया जाएगा। और यहां पर बैठक देखिए 15 में एक बार, 15 दिन में एक बार, और यहां पर 30 दिन में एक बार पंचायत समिति में, और जिला परिषद में 3 महीने में एक बार बैठक होगी। और निर्वाचित या यहां पर देखिए न्यूनतम 9 पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत में, 9 से कम कहीं नहीं है ग्राम पंचायत में। 15 हो सकते हैं यहां पर सदस्य, किसकी बात करें, 15 पंचायत समितियां होगी और 17 क्या हो सकते हैं, 15 पंचायत समितियां नहीं 15 सदस्य होंगे और 17 क्या हो जाएंगे, जिला परिषद हो जाएंगे। और सदस्य देखिए, सदस्य संख्या 3000 की आबादी तक है और प्रति 1000 पर 2 अतिरिक्त पंच बनाए जाएंगे। और 1 लाख की आबादी तक है और प्रति 15000 पर 2 और बढ़ते जाएंगे सदस्य है। और 4 लाख की आबादी पर जिला परिषद होगी और यहां पर प्रति 1 लाख पर 2 और बढ़ जाएंगे। बस यही था प्यारे दोस्तों, क्या 73वां संविधान संशोधन। ये आपको जरूर याद रखना है। यहां पर निम्न स्तर कौन सा है, मध्य स्तर कौन सा है, शीर्ष स्तर कौन सा है, कितनी है संख्या, 11314, 352 और 33। यहां पर सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधान का और जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वीडियो यहां का प्रशासनिक है तो पंचायत समिति में बीडीओ है और यहां पर जिला परिषद में सीईओ है। 21 साल सभी की आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव प्यारे दोस्तों सभी का क्या होगा, यहां पर देखिए वार्ड पंच का प्रत्यक्ष है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष है। सरपंच का प्रत्यक्ष है तो पंचायत समिति के सदस्यों का प्रत्यक्ष है, बाकी का अप्रत्यक्ष। और जिला, यहां पर जिला प्रमुख का क्या, जिला प्रमुख नहीं, जिला परिषद सदस्यों का क्या है, प्रत्यक्ष रूप से। कार्यकाल 5 साल होगा। त्याग पत्र किसको देगा, ये आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार हटाया जाएगा, ये देखते जाइए आगे। यहां पर अब कितने 74वां संविधान संशोधन हमारे पास बचता है। 74वां संविधान संशोधन क्या अभी करें, परिभाषा क्यों अभी कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा दोस्तों, अभी कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना का है। बस इतना ही है, कर ही लेते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास में, क्योंकि आज
कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू 1 जून 1993 को। भाग 9 क जोड़ा गया कि कौन से आर्टिकल से? 243 से पी से लेकर 243 से जड जी तक, जड जी तक। ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए वहां पर 243 था, यहां पर 243 पी आ गया, तो 243 पी है तो परिभाषा, वहीं पर भी परिभाषा थी, यहीं पर भी परिभाषा है। तो वहां पर ग्राम सभा की परिभाषा थी, यहां पर नगर परिषद कैसी होगी, नगर निगम कैसा होगा, नगर किसे कहेंगे, नगर पालिका किसे कहेंगे, महानगर किसे कहेंगे। तो देखते जाइए, 1 से 5 लाख की आबादी है तो नगर परिषद हो जाएगी, अगर 5 लाख से 10 लाख की आबादी है तो नगर निगम हो जाएगी। और नगर किसे कहेंगे? अगर न्यूनतम जनसंख्या 50,000 है और 75% आबादी गैर कृषि कार्य करती है तो वो नगर हो जाएगा। नगर पालिका 20,000 से 1 लाख हो जाएगी और महानगर 10 लाख से यहां पर 1 करोड़ संख्या हो जाएगी। और 75% क्या होने चाहिए? गैर कृषि कार्य वाले होने चाहिए। ये तो हुई परिभाषा। उसके बाद है क्या? नगर पालिकाओं का गठन। तो देखिए वहां कहां पर देखा था? बी में देखा था। यहां पर कहां पर है? क्यू में दे रखा है, यानी 2 नंबर पे ही दे रखा है पी क्यू। वहां पर बी में था, यहां पर क्यू में है, तो बरोबर ही है ना, बी क्यू यानी गठन है। उसके बाद देखिए यहां पर लिखे क्या साथ के साथ? पहले वो अनुच्छेद पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन मैं करा दूंगा। वहां पर सी से संरचना देखिए क्यू के बाद क्या आता है? पी क्यू आर आता है, और बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो वहां पर सी में संरचना थी तो यहां आर में संरचना आ जाएगी। ये लीजिए संरचना आगे ना, आगे देखिए, आगे हम चलते हैं तो लीजिए ये रहा 243 अस में क्या है? वार्ड समितियों का गठन है। ये अलग अनुच्छेद है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है 243 अस। ऐसी नगर पालिका जिसकी आबादी क्या हो? 3 लाख या उससे अधिक हो, वार्ड समिति का गठन किया होता है। वहां पर क्या होता है? वार्ड समिति का गठन होता है। अब देखिए कहां तक आ गए थे? सी तक आ गए थे ना, ए बी सी तक आ गए थे, सी से संरचना तक आ गए। अब आता है डी से डेंजर और यहां पर टी, फिर क्या आता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्रम से है ना, टी यू वी डब्ल्यू क्रम है ना, तो यहां पर भी क्रम से लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ये लीजिए यानी इक्वल है। डी से डेंजर था तो टी से यहां पर आरक्षण आ जाएगा, ई से वहां पर कार्यकाल था, यहां यू पर कार्यकाल आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा बस। अब से फेलियर था, यहां पर वी में क्या आ जाएगी? योग्यता अयोग्यता आ जाएगी। जी से वहां पर गण था तो यहां पर भी डब्ल्यू से क्या हो जाएगी? कार्य शक्ति प्राधिकार आ जाएगा। याद हो रहा है ना, एकदम तुलनात्मक। वहां पर विषय कितने थे? 29 थे, यहां पर 18 है। और अनुसूची वहां 11 थी, यहां 12 है। और यहां अनुसूची 12 का संबंध 243 से डब्ल्यू से और वहां 243 से जी से था। बस यही आपको याद करना है, डब्ल्यू जी के बराबर है, बस क्रम में याद रखना है। कहां तक आगे? जी तक आ गए ना। अब देखिए ई एफ जी एच आई जे लिख लीजिए। एच से वहां क्या था? कर, तो यहां पर भी क्या है? कर आरोपण की शक्ति है। और यहां वाई यानी वहां आई था, यहां वाई है, तो यहां पर आई यानी इनकम यानी वित्त आयोग का उल्लेख है। यहां जे था यानी लेखा जोखा यानी खर्चों का सामाजिक अंकेक्षण, यहां पर जड आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार याद कर लीजिए। वहां पर देखिए उसके बाद कहां? जे तक आ गए, आई जे के एल एम, ये लीजिए यहां तक लिख लीजिए। तो के में क्या था? के में के चुनाव था, यहां पर जड ए में चुनाव हो जाएंगे। वहां अल में क्या था? अल में केंद्र शासित प्रदेश था, तो यहां पर देखिए संघ शासित प्रदेशों में लागू होना। वहां अम यानी मेरे क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, तो यहां पर देखिए कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। वही क्षेत्र आएंगे कौन से? दार्जिलिंग, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये क्षेत्र आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर अलग आ गया क्या कि 243 जड डी आ गया, 243 जड डी आ गया। और इसमें जिला विकास नियोजन आयोजना समिति का उल्लेख किया गया है। भाग 9 क में 200 यहां पर क्या? जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख होगा। और जहां पर सदस्य कितने होंगे? 25, 20 + 3 + 2। इसका मतलब क्या है? देखिए टोटल 25 सदस्य हैं, जिसमें 20 तो क्या हो जाएंगे? पंचायती राज व नगर पालिकाओं दोनों से निर्वाचित हो जाएंगे। 3 सदस्य पदेन होंगे, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त सीईओ आ जाएगा। और 2 सदस्य क्या होंगे? राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। 243 जड ई में क्या है?
महानगरीय योजना, महानगरीय योजना समिति होगी। और 243 जड अफ में क्या आ जाएंगे, नए नए क्या आ जाएंगे, नए प्रावधान नहीं आएंगे जब तक पूर्व कानून लागू रहेंगे। यानी अन आ गया, अन, अब ओ आएगा, ओ यानी नगर पालिकाओं में परिसीमन में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, तुलनात्मक किस प्रकार करेंगे। देखिए एक तरफ पंचायती राज के अनुच्छेद में लिख रहा हूं ए से लेकर 243 से लेकर लिखूं क्या, ए से 243 से लिख लेते हैं। ये लीजिए मार्कर छोटा किया, ये लीजिए 243, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, अब तक आ गया। यहां पर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ये क्या हुआ दोस्तों, बैक हो गया ना होम। एक मिनट रुकना दोस्तों, दोबारा लिख लेते हैं, अब की बार थोड़ा ध्यान रखेंगे। 243, फिर क्या आता है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक आ गए। आगे देखिए आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ तक ही था ना, ये लीजिए ओ हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। किनका करना है दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन, ये नगर पालिका और जो पंचायत समिति है उनका करना है। 243 में क्या थी, परिभाषा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, 243 पी आ जाएगा। एम एन ओ तक लिखने के बाद पी लिख दीजिए। यहां पर क्या था, परिभाषा, तो 243 पी में भी क्या है, परिभाषा है। फिर देखिए 243 ए आता है, 243 से ए आता है, और ए में क्या था, 243 ए में था प्यार साथियों उनके कार्य, वो दे रखे थे ना। यहां पर आपको क्यों नहीं लिखना, ए की जगह कुछ नहीं लिखना, कट कीजिए। बी की जगह क्यों लिखना है, बी की जगह क्यों लिखना है, यानी बी में जो है वो क्यों में बस नगर पालिका और पंचायत राज हो जाएगा। यहां पर नगर पालिकाओं का गठन हो जाएगा, और यहां पर बी में तो क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं का गठन, और क्यू में क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी में क्या हो जाएगा, पंचायती राज का गठन, और क्यू में क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं का गठन। सी में पंचायती राज की संरचना थी, तो यहां पर सी के आगे लिख दे क्यू पी क्यू आर, आर आ जाएगा। डी से डेंजर था यानी आरक्षण था, तो आरक्षणी यहां पर आ जाएगा पी क्यू आर, लेकिन अस बीच में यहां पर अतिरिक्त आ गया क्योंकि एक खाली रह गया था ना यहां पर ए के सामने, तो अस यहां पर लिख दीजिए। अब आगे कंटिन्यू लिख दीजिए प्यार दोस्तों, जहां तक आपको याद है, पी क्यू आर एस, फिर टी, फिर आगे यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर आगे वाई, फिर क्या आ जाएगा, जड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जड आ जाएगा। जड, उसके जड के बाद में क्या आता है, जड ए आता है, फिर क्या आता है, जड बी आता है, उसके बाद क्या आता है, जड सी आता है, जड सी आता है। ये लीजिए, यहां तक आपको याद है। और देखिए अब देखिए आगे किस प्रकार करेंगे। 243 याद, ए में कुछ नहीं करना, ए में कुछ नहीं करना, बी में कुछ करना है, तो देखिए बी क्यू आ गया, सी आर आ गया। ए में कुछ नहीं किया तो एक फालतू आ गया, तो अस बचाए ना, वो अस अभी लिख दीजिए। फिर देखिए डी टी ई वी और ई यू एफ वी जी डब्ल्यू एच एक्स आई वाई जे जेड, ये सभी बराबर है। यानी जिसमें अगर पंचायती राज का वित्त की बात करें तो नगर पालिकाओं में वित्त वाई में दे रखा है, 243 से वाई में। लेखा जोखा पंचायती राज का 243 जे में है, तो नगर पालिकाओं का लेखा जोखा 243 जेड में दे रखा है। इस प्रकार आपको याद करना है। और अन सी तक आ गए ना, उसके बाद जेड ए बी सी डी, जेड ई, उसके बाद वापिस से लिख दीजिए यहां पर जेड एफ, यहां पर जेड एफ आ जाएंगे। दो अलग लिख लिए क्योंकि यहां पर इनमें क्या है, यहां पर लिख रखा है जिला विकास नियोजन आयोजना समिति और एक महानगरीय योजना समिति, 25-25 सदस्य होते हैं। और यहां पर एफ के बाद क्या आ जाता है, जेड जी आता है। एफ के बाद में क्या आता है, जेड जी आ जाता है। और ओ में क्या, ओ न्यायपालिका, ओ न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो नगर पालिकाओं में न्यायपालिका हस्तक्षेप जड जी में नहीं करेगी 243 में, और पंचायती राज में 243 ओ में नहीं करेगी। ये हुआ तुलनात्मक अध्ययन। क्या हुआ, तुलनात्मक अध्ययन। अब देखिए जिस प्रकार वहां पर सरपंच, उप सरपंच, जिला प्रमुख देखे थे, उसी प्रकार नगर पालिकाओं में क्या होते हैं देख लीजिए,
नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं जो उच्च, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर होता है। तो देखिए जनसंख्या अगर 20,000 से 1 लाख के बीच है तो नगर पालिका होगी, अगर 1 लाख से 5 लाख के मध्य है तो नगर परिषद होगी उस नगर में, तो अगर 5 लाख से 1 करोड़ है तो नगर निगम होगा। राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? चेयरमैन होगा, यहां सभापति होगा, यहां मेयर और महापौर होगा। प्रशासनिक प्रमुख यहां पर ईओ भर्ती आई थी ना, वही है ये ईओ, और यहां पर आयुक्त होगा, यहां सीईओ होगा। संख्या 213 है, नगर पालिकाओं की 34 है, नगर परिषद की 10 है, नगर निगम की आयु 21 वर्ष होगी, कार्यकाल 5 साल का होगा। और देखिए यहां पर वार्ड क्या होंगे? पार्षद 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 वाले वार्ड आ जाएंगे। न्यूनतम वार्ड यहां 13, यहां 13, यहां भी 13, कोई दिक्कत नहीं है जी, यहां भी 13, यहां भी 13, यहां भी 13। अब देखिए हमने भाग 9 पढ़ा है जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए 243 से 243 ओ तक यानी 16 आर्टिकल। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, नगर पालिका में संवैधानिक दर्जा, और 243 पी से 243 जड जी यानी 18 अनुच्छेद। इसी प्रकार भाग 9 है 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन जिसमें सहकारिता का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 243 जड अच से लेकर 243 से जड कहां तक? टी तक है, इसका उल्लेख कर रखा है सहकारिता का। किसका? सहकारिता का। दोस्तों ये था हमारा संपूर्ण राजस्थान का संविधान। जी हां दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान का संविधान नंबर 1 से लेकर आज हमारी 14 क्लास हो चुकी है। और आज हमने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है दोस्तों। क्यों दिखाई है? क्योंकि प्यारे साथियों हम 1 घंटे से ऊपर क्लास बहुत ही कम चांस में लेते हैं, लेकिन आज 1 घंटे से ऊपर ही हो गए। कोई बात नहीं, जिसको समझ में ना आए दोबारा देख लीजिए प्यारे दोस्तों, 2 गुना में करके देख लीजिए, और क्लास कैसी लगी है ये भी जरूर बताना दोस्तों। अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 तक, 2018 में, 17 में, 16 में, यहां पर 20, 21, 22, 23, 24 में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं एक क्लास में लेकर आ जाऊंगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, संविधान में जो आयोग होते हैं, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, जिला प्रशासन, मुख्य सचिव, पंचायती राज, नगर पालिका, ये सभी क्वेश्चन लेकर आ जाओ। कैसे रहेगी प्यारे दोस्तों? इस प्रकार की क्लास अच्छी रहेगी और ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।